हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स। देखिए, अकाउंटेंसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली बच्चे से लैंग्वेज में रट लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अपन एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो अपन इसका उठाएंगे। सबसे पहले तो अपन ये देखें कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल बनाए गए हैं। तो देखिए, पूरे देश में अकाउंटिंग होती है और पूरी अकाउंटिंग है वो यूनिफॉर्म रहे, एक जैसी रहे, इसीलिए इनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, कुछ कॉन्सेप्ट बनाए गए और सभी जनों को, सभी अकाउंट्स मेंटेन करने वालों को ये जो रूल हैं ये फॉलो करने पड़ते हैं। सही है। अब ये रूल क्या क्या हैं वो अपन देखेंगे। तो नोट्स अपने जो है वो आप सामने रख लीजिएगा, उससे क्या है कि आपको उनको समझना थोड़ा सा आसान होगा और जो छोटी छोटी बातें आए वो आप उसके साथ के साथ लिखते चलो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए, आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो हमें क्या बताती है कि जो कंसर्न है, जो बिजनेस है, जो फर्म है, वो लंबे समय तक चलता जाएगा। हमने ये नहीं किया है कि हाँ भाई किन्हीं ट्रांजेक्शन का निपटारा अगर इस साल ना हो तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। इनका निपटारा अगर इस साल नहीं हो पाया, इनका सेटलमेंट अगर अभी नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, ये सेटलमेंट आगे जाकर हो जाएगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे कि एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट हमने अभी तक नहीं किया। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी आपने जो पेड की है वो है 10,000 और आउटस्टैंडिंग चल रही है 2,000, कोई दिक्कत नहीं। ये 2,000 रुपए का पेमेंट अभी नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। जैसे हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, उसका बिल्डिंग का क्या पूरा यूज अपन इसी साल कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। उसको तो हमने लंबे समय तक खरीदा है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस बिल्डिंग का यूज हम बिजनेस के अंदर लंबे समय तक करें। इसलिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस जो है वो लंबे समय के लिए हमने किया है, वो कोई एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए नहीं है। ये गोइंग कंसर्न है, यानी हमेशा चलता चला जाएगा। इसी को गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो आप कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बाद अगर अपन देखें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसको देखिए सर, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है? देखो, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट वर्ड बना है कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। देखो, बिजनेस में आप जो पॉलिसीज बनाते हैं, अगर आपने कोई एक बार पॉलिसी बना दी, अब उसे बार बार चेंज ना करें। क्यों? बार बार चेंज करने से जो अकाउंटिंग है उसको करने में बहुत दिक्कत आएगी। मान लो आपने अकाउंटिंग का मेथड लिया डेप्रिसिएशन की, और डेप्रिसिएशन में आप जानते हैं दो मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब आप किसी साल तो स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और किसी साल आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का लगा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अब उसका मेथड जो है वो एक ही रखिए। ऐसे ही आप स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं। अब आप स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि किसी साल आप कॉस्ट प्राइस पे कर लें और किसी साल आप मार्केट प्राइस पे कर लें। ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप फिक्स कर लें, कॉस्ट पे करना चाहते हैं, या आप मार्केट पे कर लें। कोई रूल फिक्स करना पड़ेगा। रूल को आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। आपने जो रूल बना लिया, जो तरीका बना लिया, उस तरीके पे आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इसी को कहा गया है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर अकॉर्डिंग टू बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स अगर ये जरूरी हो जाता है कि नहीं जी अकाउंट को चेंज करना ही पड़ेगा, तरीके को चेंज करना ही पड़ेगा, देन इट कैन बी। लेकिन उसके लिए भी आपको फिर जो रीजन एंड कॉज है ना, वो पूरे के पूरे देने पड़ेंगे। आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते। तो मेथड्स जो है एक बार आपने कंटिन्यू कर लिए तो वो ईयर टू ईयर, ये वर्ड जरूर लिख देना, ईयर टू ईयर कंटिन्यू रहने चाहिए, बार बार चेंज नहीं करने चाहिए। ये आपको कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है। नेक्स्ट है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट नंबर 3। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? वो इसी कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत रिलेट करता है। आपके साल भर का खर्चा जो सैलरी का है वो है 12,000। कितना है? 12,000। भाई 10,000 तो आपने पे कर दिया और 2,000 आपने पे नहीं किया, पर खर्चा तो 12 का है। 12 में से आपने 10 पे कर दिया और 2 पे नहीं किया। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि पे कितना किया, इट इज नॉट ए मैटर। मैटर इज दिस कि आपका खर्चा ड्यू कितना है। खर्चा आपका टोटल ड्यू कितना है? 12, तो आप इसी खर्चे को दिखाएंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है। अगर हम 10 दिखा देंगे ना तो फिर ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, फिर ये कैश बेसिस अकाउंटिंग हो जाएगा। तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो एक्रूअल बेसिस है। पूरी की पूरी हमारी अकाउंटिंग क्या है? एक्रूअल बेसिस है। इसलिए हमको खर्चा कितना मानना है? 12 में से आपने 10 पे कर दिया और जो 2 आपने पे नहीं किया वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। सही है।
ये तीनों रूल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, इसको शॉर्ट में मैं कहता हूं जीसीए। जीसीए क्या? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। ये तीनों फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग रूल्स हैं, फंडामेंटल अजम्पशंस हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं ये। मतलब इनके बगैर अकाउंटिंग नहीं चल सकती। अगर आपको कोई एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन से हैं, जीसीए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। सही है, आगे चलते। अब प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। सबसे पहले लिया गया बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप और आपका बिजनेस दो सेपरेट पर्सन है, ये एक पर्सन नहीं है। आप और आपका बिजनेस अलग अलग पर्सन है, इसीलिए आप बिजनेस में जो कैपिटल लगा रहे हैं वो आपके लिए तो एसेट है, लेकिन बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो आपके लिए तो इनकम है, लेकिन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो ऑब्वियस है, इन दो ट्रांजैक्शन से मैंने आपको बताया, कैपिटल से और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, क्या कि कैपिटल आपके लिए आपकी एसेट है क्योंकि आपने पैसा लगाया है, लेकिन वही चीज बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाती है क्योंकि बिजनेस ये पैसा आपको चुकाएगा। और आपने जो कैपिटल लगाई है उस पर आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हो वो आपके लिए इनकम है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंस है। इसका मतलब साफ पता लग रहा है कि एक जने के लिए इनकम और एक जने के लिए एक्सपेंस है, तो ये दोनों अलग अलग जने हैं। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल आपको यही बोलता है कि आप और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन है, इसलिए आप पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस के साथ मर्ज मत करिए। क्या बोल रहा हूं? पर्सनल ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी मिक्स्ड विद बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे आप अपने पर्सनल खर्चे हैं वो आप बिजनेस में नहीं दिखा सकते क्योंकि वो आपके खर्चे हैं, वो बिजनेस के खर्चे नहीं है, वो आपके खर्चे हैं। तो पर्सनल खर्चे जो है वो उनको मिक्स नहीं करना चाहिए किनके साथ? बिजनेस के खर्चों के साथ। यही हमें क्या बताता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको कई लोग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम यू। ओके, आगे अपन चलते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि बिजनेस में उन्हीं चीजों को लिखा जाना चाहिए जो मनी में मेजरेबल हो, है ना भाई। अब जैसे हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है प्रोडक्ट का, तो इसकी जेन्युइनिटी तो नहीं हो सकती। हमारे मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी भी जेन्युइनिटी नहीं हो सकती। किन्हीं दो एम्प्लॉयज के बीच में झगड़ा हो गया, इसकी भी जेन्युइनिटी नहीं हो सकती क्योंकि ये मनी में मेजरेबल नहीं है। तो बिजनेस में उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है जो मनी में मेजरेबल हो। जो मनी में मेजरेबल नहीं हो, जैसे मैं 2-3 एग्जांपल दिए, उनको आप अकाउंट्स के अंदर नहीं लिख सकते। सही है, दैट्स कॉल्ड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। हमें क्या बोलता है? भाई आप अपना बर्थडे मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, अगर नहीं मनाते तो क्या होता? आपसे कोई पूछता भी कितने साल के हो गए, तो आप बोलते जी मैं तो बहुत साल का हो गया। अरे भाई कितने साल का हो गया? कहने जी मैं तो बहुत साल का हो गया। ऐसे थोड़ा होता है, कोई पीरियड तो होगा। तो इसी तरह से अकाउंटेंसी में कोई तो पीरियड होगा। ये थोड़ा ना अकाउंट बनाने चालू किए, बनाते चले जा रहे हैं, सालों हो गए, कभी हमने उसका नेट रिजल्ट चेक ही नहीं किया, ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग का जो है एक पीरियड होता है, उस पीरियड के अकॉर्डिंग, नॉर्मली ये पीरियड जो है वो 12 महीने का होता है और इस पीरियड के अकॉर्डिंग ही पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है वो मेंटेन होती है। नॉर्मली ये पीरियड कितने महीने का होता है? 12 महीने का। नॉर्मली ये चालू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2016 से कोई ईयर चालू हुआ और 31 मार्च 2017 को ईयर क्लोज हो गया, इस तरीके से। सही है, तो अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। एक और होता है, वो होता है कैलेंडर ईयर। क्वेश्चन में स्पेसिफाई अगर कह दिया जाए कि कैलेंडर ईयर से करना है, तो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से चालू होता है। 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016, ऐसा भी हो सकता है दोनों में ही 12 महीने, इसमें भी 12 महीने, इसमें भी 12 महीने, बट ये 1 अप्रैल से चालू होता है और ये 1 जनवरी से चालू होता है। होते दोनों में 12 महीने। ये कहलाता है फाइनेंशियल ईयर और ये कहलाता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर आपका 1 जनवरी से ही चालू होता है। तो इस तरीके से 12 मंथ्स के 2 पीरियड हो सकते हैं। कुछ नहीं कह रखा हो तो आजकल अजम्पशन जो लिया जाता है वो आपका 1 अप्रैल वाला लिया जाता है। आपका जो ईयर है वो 1 अप्रैल से चालू होगा, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। तो अकाउंट जो है वो नॉर्मली 12 महीने के होते हैं और 12 मंथ के बाद आप एक बार अपना प्रॉफिट एंड लॉस या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेक करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इसके लिए एक पंचलाइन बोलूंगा मैं। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द अकाउंट्स। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको अकाउंट्स में दिखानी चाहिए, कोई भी चीज छुपानी नहीं चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी एक लायबिलिटी होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या होती है?
कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी हमेशा दिखाई जाती है, जबकि ये इवेंट अभी हुआ नहीं है, ये तो फ्यूचर में होने या ना होने की पॉसिबिलिटी है। फिर भी हम इसको बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में दिखाते हैं कि भाई ऐसी एक इमरजेंसी कंडीशन में ऐसा कुछ हो सकता है, कोई कोर्ट केस है, हम जीत भी सकते हैं, हम हार भी सकते हैं, कोई बिल डिस्काउंटेड है, ऑनर हो भी सकता है, डिसऑनर भी हो सकता है, ऐसी कोई कंडीशन हो तो उसको भी दिखाना पड़ता है, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। और ये फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है कि इवेंट नहीं हुआ फिर भी आपको दिखाना है, और इसको बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में दिखाया जाता है। सही है। एक प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ मैटेरियलिटी। क्या कि सर किसी चीज को हम ट्रांजैक्शन में लें या ना लें ये कैसे पता लगता है? ये पता लगता है उसके मटेरियल से। जैसे आपकी कोई वैल्यू है, मान लो 509.12, 509 रुपए 12 पैसे, तो ऑब्वियस है 12 पैसे कोई मायने नहीं रखते 509 में। दैट्स व्हाई हम कैलकुलेशन करते हुए इस 12 पैसे को इग्नोर कर देते हैं। यही होता 509 रुपए और 62 पैसा होता। तो अब हम इसको 509 की जगह 510 कर लेते हैं। इस तरीके से हम राउंड फिगर भी कर रहे हैं या पैसे को इग्नोर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई इतना मटेरियल नहीं है। 12 पैसे से आपके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ जाएगा? ऑब्वियस है। तो ये इमटेरियल है, इसमें मैटेरियलिटी नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपके पास कौन कौन सी एसेट है, तो आप क्या बोलोगे? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ये तो ना बोलोगे हमारे पास शार्पनर है, मेरे पास इरेजर है, मेरे पास रिफिल है तो ये भी आपकी, लेकिन इनमें इतना मटेरियल नहीं है कि आप इनको एसेट मान सके। तो इमटेरियल थिंग्स को आप है ना अकाउंट्स में इग्नोर करें, जिससे कि अकाउंटिंग थोड़ी सी ईजी हो जाए। क्योंकि इतनी छोटी छोटी इमटेरियल थिंग्स को भी अगर आप कंसिडर करेंगे तो अकाउंटिंग जो है बहुत टिपिकल होती जाएगी। ओके। इसके बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस भी बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका अपन को ध्यान रखना चाहिए। क्या है ये कह रहा है कि आने वाले लॉसेस के लिए, भाई आप तो यहां हो लेकिन आपको बादल दिख रहे हैं समस्या के, और वो आपको यहीं से नजर आ रहे हैं कि भैया ये तो समस्याओं के बादल हैं, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो आप इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले ही क्या बना लेते हो? प्रोविजंस बना लेते हो। क्या? आने वाले लॉसेस को फेस करने के लिए आप पहले से ही उसका अरेंजमेंट कर लेते हो। दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। क्या? एंटिसिपेट लॉसेस। जो भी एंटिसिपेटेड आपके लॉसेस हैं उनको आप देख लेते हो और आपको पता लग जाता है कि इसके लिए तो अपन को अरेंजमेंट पहले से ही कर लेना चाहिए। सही है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, लॉसेस को ही एंटिसिपेट करना है, प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना है। ये लॉसेस के लिए ही बनता है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। सही है। तो जो भी आप प्रोविजंस बनाते हैं आने वाले लॉसेस के लिए, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किया और हमारे डेटर्स का पैसा हमारा डूब सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सही है। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो वेरियस आप प्रोविजन जो हैं वो बना सकते हैं आने वाले लॉसेस के लिए, एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए, क्योंकि आप है ना कंजर्व कर रहे हो अपने आप को। इसका नाम कंजर्वेटिज्म क्यों है? क्योंकि कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि अपने आप को लॉसों से बचाकर चलना। जैसे आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि कहीं भी आप जाते हो, बेटा ध्यान से चलना, बेटा ये मत करना, क्योंकि वो कंजर्वेटिव हैं, वो आपको बचा के चलना चाहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। ओके। तो ये सारे एग्जांपल मैंने आपको इसीलिए दिए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो अपन ले रहे हैं वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीदी थी, या आपने कोई लैंड आज से 10 साल पहले 10 लाख में खरीदी थी और आज वो 1 करोड़ की हो गई है, तो आप उसको कौन सी प्राइस पे दिखाएंगे? तो अकाउंटिंग ये कहती है 10 साल पहले आपने हिस्ट्री में खरीदी थी, वो 10 लाख की खरीदी थी, तो आपको 10 लाख ही दिखाना चाहिए। आज अगर वो 1 करोड़ की हो गई है, दैट इज नॉट ए मैटर फॉर यू। आपने जितने में उसको खरीदा था, जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसी पर उसको दिखाना चाहिए। ये आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट जो प्रिंसिपल है वो आपको बोलता है। सही है। यानी हिस्ट्री की कॉस्ट, जितनी हिस्ट्री में आपने इस एसेट को खरीदा था, उस वक्त जो कॉस्ट आपने पे की थी उस प्राइस पर ही आपको दिखाना है। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड विद करंट मार्केट प्राइस। हाँ, डेप्रिसिएशन अगर कोई उन पर है, वैसे लैंड पे तो होता नहीं है, लेकिन बिल्डिंग वगैरह हो तो उस पर डेप्रिसिएशन आप लगा सकते हो, बट मार्केट प्राइस नहीं दिखा सकते। इस बात का अपन को ध्यान रखना है। आगे आपका जो आ रहा है नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग से कुछ पता लग रहा है आपको?
वैसे मैं आपको बताऊं, मैचिंग प्रिंसिपल एक्रूवल जो अपन ने पढ़ा था, एक्रूवल कॉन्सेप्ट के जैसे ही है। क्या कहता है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, अभी आपने अगर ना बनाया हो तो थोड़ा सा दिक्कत है, अदरवाइज जब आप बनाएंगे इसका क्यों यूज वही आता है, और आपने यहाँ इनकम लिखी है, प्रॉफिट्स लिखे हैं, वो आपने 2007 के लिखे हैं, तो आपको जो एक्सपेंसेस लिखने होंगे 2017 कर लेते हैं, तो आपको एक्सपेंसेस भी 2017 के ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इन प्रॉफिट्स को कमाने के लिए ये खर्चे किए गए, तो उनका ईयर तो सेम होना चाहिए। ये थोड़ा कि 2017 के प्रॉफिट्स में से 2016 के खर्चे लेस कर देंगे, तो सेम ईयर के रेवेन्यू में से सेम ईयर के एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए। क्या, सेम ईयर, जो भी ईयर है जिसमें आपने रेवेन्यू कमाए हैं और जो एक्सपेंसेस हैं, उन दोनों का पीरियड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी मैच करना चाहिए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये बात अपन को ध्यान रखना है। बाकी एक्रूवल प्रिंसिपल ये एक तरीके से कि भाई 2000 रुपए का खर्चा आपका आउटस्टैंडिंग था जो मैंने दिया था, तो अब 2000 रुपए का आउटस्टैंडिंग का खर्चा आपको अभी दिखाना पड़ेगा। इवन आपने पे नहीं किया लेकिन आपको दिखाना अभी ही पड़ेगा, क्योंकि वो 2017 के प्रॉफिट से मैच करता है, क्योंकि वो इन प्रॉफिट को कमाने के लिए किया गया था। तो 10,000 रुपए की सैलरी आपने पे की थी और 2000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन फिर भी आप कितना दिखाओगे, 12,000। सही है, ये 2000 आपने अभी तक पे नहीं किए लेकिन दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि एक्रूवल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल है। ये अपन को ध्यान रखें। सर डुअल एस्पेक्ट क्या होता है, देखो डुअल का मतलब दो बार। जैसे आपने न्यूटन का प्रिंसिपल पढ़ा था कि कोई भी एक्शन होता है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, पढ़ा था। वही ऐसा ही है कि कोई भी चीज डेबिट हुई है तो उतने ही अमाउंट से वो चीज कहीं ना कहीं क्रेडिट भी हुई होगी अकाउंट्स में। सही है, अगर कोई चीज डेबिट हुई है तो उतने ही अमाउंट से वो कहीं ना कहीं क्रेडिट भी हुई होगी, क्योंकि ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा। अकाउंटिंग की इक्वेशन जो चैप्टर है, इक्वेशन भी क्या बोलती है, इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो, बराबर हो। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना कि जब फर्क जो है वो दोनों तरफ क्या पढ़ाओ, इक्वल पढ़ाओ। तो ऑब्वियस है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल आपको ये बोलता है कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन है उसका सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल पढ़ना चाहिए। सही है, तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज डेबिट हुई है तो सेम और इक्वल अमाउंट से वो क्या होगी, क्रेडिट भी होगी। तो देखिए इस चैप्टर में अपन ने काफी सारे प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किए हैं। इनका आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिल गया, लेकिन इनका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आपको टाइम टू टाइम वेरियस चैप्टर्स के अंदर जो है वो मैं आपको दूंगा कि कैसे इनका डिफरेंट जगहों पर यूज जो है प्रैक्टिकली अपन करते हैं। ओके, बाकी इन टॉपिक्स के लिए 2-2, 3-3 लाइनें आप अच्छे से याद कर लें। नॉर्मली थ्योरी क्वेश्चन में 1 नंबर या 2 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके सामने अपीयर होते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट
अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा सीए, सीएस और सीएमए के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं, उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।